हेलो बच्चों, कक्षा 10 के विज्ञान की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम अपने पाठ्यपुस्तक विज्ञान विषय में 7 अध्याय अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 8वां अध्याय, जीव विज्ञान से संबंधित अध्याय है ये, और इस अध्याय का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस अध्याय में हम वह सभी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे जिसके तहत जीव इस सृष्टि में अपनी जो जाति है उसको बनाए रखने का गुण प्रदर्शित करता है। और इसको पढ़ने से पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह जानना है कि यह जो लक्षण होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको ले जाने का जो गुण होता है वह आनुवांशिक गुण होता है। कुछ ऐसे आनुवांशिक कारक होते हैं जो उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जिन्हें हम जीन कहते हैं। और यह जीन जो हैं वह प्रजनन के समय इनकी प्रतिकृति बनती है, इनके ही जैसे डुप्लीकेट बनते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिकृति बनती है, हूबहू उसके ही जैसी कॉपी बनती है, और यह कॉपी ही उसकी संतानों में जाती है। तो अपने जनक से कॉपी जो है करके कुछ रासायनिक अणु होते हैं जिन्हें हम जीन के नाम से जानते हैं, वह उसके संतानों में भेज दिए जाते हैं, जिसके कारण इस सृष्टि में दिखाई देने वाली हर जाति हमें अपने जनक से मिलती जुलती हुई दिखाई देती है। तो जीन की जो प्रतिकृति बनती है वह जाति की उत्पत्ति में बहुत मायने रखती है। कॉपी होते समय जैसे जब जीन की प्रतिकृति बनती है, उस समय अगर उसके रासायनिक संगठन में किसी भी कारण से कोई परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है उसके संगठन में, तो हमें जो जीव उसकी संतान होती है उस जीव की, उसकी संरचना में परिवर्तन दिखाई देता है, उसके लक्षणों में, गुणों में हमें परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो जाति की उत्पत्ति में जीन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो यह एक नई जाति की उत्पत्ति के कारक भी बनते हैं। जीन की प्रतिकृति में होने वाला जो चेंज होता है वह नई जाति की उत्पत्ति का कारक बनता है। लेकिन अगर हम किसी समूह की बात करें तो समूह की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई एक समूह है, उसमें 10 तरह की जातियां सम्मिलित हैं उस समूह में, और उस समूह में कोई एक जाति नई आ जाती है तो भी उस समूह की संरचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। तो जो जीन प्रतिकृति होती है वह मुख्य रूप से प्रभावित करती है जातियों की उत्पत्ति को, ना कि समूहों में कोई परिवर्तन लाती है। विभिन्न तरह के जीव विभिन्न तरह से जनन की क्रिया को करते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे जनन की विधियों को पढ़ेंगे जो कि होती बहुत महत्वपूर्ण है और सरल जीवों में या एक कोशिका या बहुकोशिकीय सरल जीवों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। वह जनन की विधियां क्या क्या होती हैं, यह आज हमारा लेक्चर का विषय है। जीवों में प्रजनन की विधियां। तो पहली विधि होती है विखंडन की विधि। यह एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली प्रजनन की मुख्य विधि है। इस विधि में कोशिका का विभाजन 2 बराबर भागों में होता है और दोनों भाग बाद में स्वतंत्र रूप से विकास करके एक नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। इन बनने वाले दोनों ही नए जीवों के जो गुण होते हैं वह पूर्ववर्ती जीव से हूबहू मिलते जुलते हैं। तो जब कोई कोशिका, एक कोशिकी जो विखंडित होकर विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बनता है, तो इस तरह के जनन को हम विखंडन कहते हैं। अगली जनन की क्रिया है खंडन। सरल संरचना वाले कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें कुछ कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं और
भीतर ही भीतर अनेक खंडों में विभाजित हो जाती हैं, जैसे स्पंज। इसमें इनके प्रत्येक खंड से एक नए जीव का विकास हो जाता है और इस प्रकार के जो जनन की क्रिया होती है उसे हम खंडन कहते हैं। अगली जनन की क्रिया होती है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, यह एक ऐसी क्रिया है जो कि कभी कभी जो छोटे स्तर के जीव हैं उनमें जनन के रूप में हमें दिखाई देती है। सामान्य रूप से जब हम किसी पौधे के शाखा को काट देते हैं तो बगल से एक नई शाखा निकल जाती है। यह गुण जो होता है जीवों में पाया जाता है। छिपकली होती है, उसकी पूंछ कट जाती है तो धीरे धीरे पूंछ बढ़ जाती है फिर से। यह अपने अंगों को विकसित कर लेने का जो गुण होता है, यह गुण पुनरुद्भवन गुण कहलाता है। जिस जीव के अंदर यह क्षमता होती है, कहते हैं हम कि उसके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता उपस्थित है। तो पुनरुद्भवन कुछ छोटे स्तर के जीवों में पुनर्जनन के रूप में जाना जाता है। मतलब किसी जीव को आप कई हिस्सों में बांट दीजिए, छांट दीजिए, काट दीजिए, तो उसका जो प्रत्येक हिस्सा होता है वह एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। कुछ पूर्ण रूप से जो विभेदित जीव होते हैं वह अपने किसी भाग से एक नए जीव के निर्माण की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, यह ऐसे सरल जीव हैं, अगर इन्हें हम कई छोटे छोटे टुकड़ों में जितना छोटे टुकड़े काट सकें, छोटे छोटे टुकड़े काट कर इन्हें छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए तो उसके प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार होने वाले प्रजनन की क्रिया को हम पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। अगली जनन की क्रिया होती है मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ सरल जीव होते हैं जिनमें किसी विशेष स्थान पर कोशिकाएं जो है वह लगातार कोशिका विभाजन के द्वारा एक उभार उत्पन्न हो जाता है। यह उभार बाद में वृद्धि करके एक कली के रूप में विकसित हो जाता है और कली के रूप में, जैसे कि एक नन्हा जीव होता है, उस नन्हे जीव के कली के रूप में विकसित हो जाता है। बाद में पूर्ण रूप से विकसित होके या जो नन्ही कली है वह अपने जनक से अलग हो जाती है और स्वतंत्र जीवन यापन करने लगती है। इस तरह के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से पादप में पाया जाता है, जंतुओं में कायिक प्रवर्धन नहीं दिखाई देता है। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो कि अपने कायिक भागों से, जैसे जड़, तना या पत्ती से, जब कुछ परिस्थितियां अनुकूल मिलती हैं उनको, पानी, नमी, मिट्टी, तो एक नए पौधे को उत्पन्न कर देते हैं अपने जड़, तना व पत्ती के हिस्सों से। इस प्रकार जीव के कायिक भागों द्वारा होने वाले जनन की क्रिया को हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन या प्रवर्धन द्वारा जो उन्नत किस्म के पौधे होते हैं उन्हें हम आजकल कलम लगाकर उत्पन्न करते हैं। यह विधि उन पौधों के लिए विशेष उपयोगी मानी जाती है जो पौधे इस समय तक, पहले तो उनमें बीज बनते थे लेकिन इस समय अब बीज बनने की क्षमता उनमें समाप्त हो चुकी है। जैसे कि केला, गन्ना, गुलाब, ऐसे पौधे हैं जिनमें हम बीज नहीं देखते हैं। तो इनमें जो जनन की मुख्य विधि होती है वो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन होता है। इस तरह से जो पौधे उत्पन्न होते हैं वह आनुवांशिक रूप से पूर्ण रूप से जो है वह अपने जनक पौधे के समान होते हैं। अगर आनुवांशिक रूप से देखा जाए तो वह पूर्णतः अपने जनक के समान उनके गुण होते हैं। ब्रायोफिलम एक पौधा है जिसकी पत्तियों से कायिक जनन की क्रिया होती है। ब्रायोफिलम। बीजाणु समासंघ। राइजोपस एक कवक है, उसमें दो तरह के तंतु पाए जाते हैं, एक जमीन के समानांतर, एक ऊर्ध्व। तो जो ऊर्ध्व तंतु होते हैं उनमें किसी किसी तंतु के सिरे पर गुच्छे
जैसी संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। इन गुच्छे जैसी संरचनाओं को बीजाणुधानी कहा जाता है। इनके भीतर कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को बीजाणु कहा जाता है और यह बीजाणु बाद में वृद्धि करके नए तरह के राइजोपस के पौधे को जन्म देते हैं। तो यह जो जनन की क्रिया है वह बीजाणु समासंग कहलाती है। चित्रात्मक विवरण देख लें कैसे होता है। यह द्विखंडन की क्रिया है जो कि अमीबा में हमें देखने को मिलता है। वहीं विखंडन की क्रिया जो है, विखंडन, खंडन, यह तीनों तरह की क्रियाएं हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। द्विखंडन देख रहे हैं अमीबा में हम, और लेशमैनिया में द्विखंडन देख पा रहे हैं। वहीं प्लाज्मोडियम में हमें देख रहे हैं कि भीतर ही भीतर कोशिका अनेक खंडों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम बहुखंडन या खंडन के नाम से जानते हैं। राइजोपस में बीजाणु समासंग, यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है वह गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बीजाणुधानी कहते हैं, और इसके भीतर जो कोशिकाएं होती हैं वह बीजाणु में परिवर्तित हो जाती हैं। इसे हम बीजाणु समासंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद ब्रायोफिलम की पत्तियां जो होती हैं वह, उनसे कलिका निकल आती है, और यह कलिका से, इनसे पत्ती से जब अलग हो जाती है तो नए पौधे को जन्म देती है। यह कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के बाद मुकुलन हाइड्रामा हम देख रहे हैं। मुकुलन की क्रिया किस तरह होती है। इसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है, और यह वृद्धि बाद में एक पूर्ण जीव के रूप में परिवर्तित हो जाती है, कली से विकसित होकर के। तो यह मुकुलन की विधि होती है। प्लेनेरिया में भी हम पुनर्जनन देखते हैं। इसमें पुनरुद्भवन की क्रिया से एक जीव है जिसे कई हिस्सों में काट दिया गया, बाद में हर हिस्से से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो यह पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाता है। तो अलग अलग तरह की जो जनन की विधियां हैं वो चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित की गई हैं। इन्हें आप चित्र के रूप में भी देखकर समझ सकते हैं। तो यह था आज का क्लास हमारा पुनर्जनन से संबंधित, कैसे जीन की प्रतिकृति बनती है, कैसे नए जीव जो सरल स्तर के होते हैं वह, उनमें कितने प्रकार के जनन की क्रिया पाई जाती है। तो यह छोटे स्तर के जीवों में पाई जाने वाली जनन की क्रिया होती है। जो विकसित जीव होते हैं उनमें एक नए तरह के जनन की क्रिया पाई जाती है, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, और वह हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट है तो इसे आप कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पर रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।